नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इन प्रश्नों की उपयोगिता आरओ यारो के अतिरिक्त उन सभी एग्जामों में होगी जहां पर सामान्य अध्ययन सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 1 विकल्प सी सही होगा। यदि हम बात करें तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यदि हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद में सतपथ और तैत्तिरीय ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यदि हम बात करें सामवेद की तो जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविश या तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर है? याद रखेंगे इनको। इसके साथ ही साथ यदि हम अथर्ववेद के कुछ अन्य पहलुओं को देखें तो याद रखिएगा अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है और जो अथर्ववेद का उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद। अथर्ववेद में जो मंत्र है वो वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी वर्णन किया गया है। क्लियर? इतनी बात आप मिनिमम यहां पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि नैनार कौन थे। याद रखिएगा नैनार उनको कहा जाता है जो शैव धर्म को मानने वाले। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। नैनार किसे कहा जाता है? जो शैव धर्म की उपासना करने वाले हैं उनको कहा जाता है नैनार। तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यदि हम बात करें अलवार की तो अलवार उनको कहा जाता है जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। क्लियर है? यदि हम नैनारों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 63 है और अलवारों की संख्या 12 है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और यदि बात करें नैनार की तो इसमें अगर इसका उल्लेख देखें तो नैनार संतों का उल्लेख, प्रारंभिक उल्लेख जो है पल्लवों के समय से प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो आपका सही जवाब होगा वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा यदि हम इसकी विस्तृत व्याख्या को देखें तो एक वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा। क्लियर है? और यदि हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में ये भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। एक मान्यता है जिसके अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक के द्वारा किया गया था। और यहाँ की जो प्रसिद्धि का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला और नालंदा की परंपरा में था। याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और वल्लभी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो द्वितीय जैन संगीति है वो वल्लभी में आयोजित की गई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कार्ले में, यानी यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा जो हीनयान अवस्था का जो विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह था ये कार्ले में था। और कार्ले कहां पर है? लोनावाला महाराष्ट्र में। याद रखिएगा भाजा, कुंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेड़सा जो कि नासिक में है, ये चैत्यगृह का संबंध भी हीनयान धर्म से है। तो इन नामों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि सप्तपर्णी गुफा संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा का संबंध राजगृह में है। ठीक है? अगला देखिए यानी सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यदि हम इसकी विस्तृत व्याख्या को देखें तो आप सभी को पता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कहां पे हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। दूसरा प्रश्न उठता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका जवाब होगा अजात शत्रु। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। क्लियर है? और इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में विभाजित किया गया। एक था विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक। मैंने आपको बताया कि जो सुत्त पिटक था इसमें बुद्ध के उपदेश को बताया गया है
और जो विनय पिटक था ये बौद्ध संघ के नियम इसमें दर्शाए गए। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यदि हम बात करें विकल्प में दिए गए सांची की, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में है और यहाँ पर बौद्ध कालीन महास्तूप है, साथ ही साथ अशोक के लघु स्तंभ लेख भी है। यदि हम बात करें विकल्प बी में लिखे गए नालंदा की, तो याद रखिएगा नालंदा बिहार में है और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। और याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो आपका जवाब होगा कुमार गुप्त ने। विकल्प डी में आप देख रहे हैं पावापुरी लिखा हुआ है। ये जो पावापुरी है ये भी बिहार में है और महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण प्राप्ति स्थल है वो भी पावापुरी है। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर कम से कम याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो आपका सही जवाब होगा द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। यहाँ प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र। अभी आपने पढ़ा कि जो होयसल राज्य है उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यदि पूछा जाए कि उसका वर्तमान नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा हालेविड। उसका वर्तमान नाम क्या है? हालेविड उसका वर्तमान नाम है, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। क्लियर है? दूसरी बात, यदि हम विकल्प डी में जो कदम्ब लिखा हुआ है इसकी राजधानी की बात करें, तो याद रखिएगा कदम्ब की राजधानी बनवासी थी। क्लियर है? जो विकल्प ए में गंग वंश दिया गया है, याद रखिएगा गंगों की राजधानी कहां थी? तलकाड या कुवलाल में। क्लियर है? जो वर्तमान नाम क्या है इसका? कोलार। क्लियर है? यदि हम विकल्प बी में जो काकती वंश दिया गया है इसके संस्थापक की बात करें, तो काकती वंश के संस्थापक रुद्र प्रथम थे, जिन्होंने नलगोंडा हैदराबाद राज्य का गठन किया। और इसकी राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा नलगोंडा राज्य की राजधानी वारंगल थी। क्लियर है? इतनी बात यहां पर आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये जो महाभारत है ये मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प डी। आइए जरा इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा वेद व्यास ने। दूसरी बात, सबसे पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता। क्लियर है? नाम से ही स्पष्ट है जय संहिता का अर्थ क्या होगा? जो विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है उसको जय संहिता कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, इसमें फिर आगे बढ़कर श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई। क्लियर है? और भारत वंशजों की कथा पर आधारित है इसलिए इसका नाम पड़ गया भारत। और अंत में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सत सहस्त्री संहिता या महाभारत। क्लियर है? याद रखिएगा ये 18 पर्वों में विभक्त है। इतनी बात आप यहां पर महाभारत के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो आपका सही जवाब होगा भीतरी स्तंभ लेख। क्लियर है? यानी भीतरी स्तंभ लेख बताता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये सबसे पहली बात कि प्राप्त कहां से हुआ, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में एक तहसील है जिसको कहते हैं सैदपुर तहसील, और इसी सैदपुर तहसील में एक भीतरी नामक स्थान है जहां से ये स्तंभ अभिलेख मिला है, इसलिए इसे भीतरी स्तंभ लेख कहा जाता है। क्लियर है? और यदि पूछा जाए कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका जवाब होगा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में। और आप सभी को पता है कि इसी स्तंभलेख से पता चला कि हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था। यदि हम स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त को शक्रादित्य, देवराय, पारिक्षिप्त वृक्षा भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये वही स्कंदगुप्त है जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, तो याद रखिएगा यहां पर प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन 3 रचनाओं का जो लेखन है वो किसने किया था? हर्ष ने किया था। यानी यहां पर पहला, दूसरा और चौथा ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां जो हर्ष चरित्र है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा हर्ष चरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी। और ये जो बाण भट्ट हैं ये हर्ष के दरबारी कवि थे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो आपका सही जवाब होगा दारा शिकोह।
यानी दारा सिकों को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम बात करें दारा सिकों की तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है वो दारा सिकों ने किया था। और किस नाम से? तो सिर ए अकबर, यानी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा? दारा सिकों के द्वारा और सिर ए अकबर के नाम से। और याद रखिएगा कि दारा सिकों के उसकी सहिष्णुता और उदारता के कारण लेनपूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और जो ये जो दारा शिको है इसकी एक रचना और मशहूर है जिसको कहा जाता है मज्म उल बहरीन, यानी मज्म उल बहरीन ये किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा दारा शिको का। और जो दारा शिको को दफनाया गया था वो हुमायूं के मकबरे में से दफनाया गया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपका जवाब होगा रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है? रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि रॉलेट एक्ट क्या है। याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। यह रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो ये सरकार को अधिकार देता है कि मात्र शंका के आधार पर वो किसी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता है। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। क्लियर है? और याद रखिएगा कि चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल है वो 1916 से 1921। इसका मतलब यह है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ था जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई, वो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही लागू हुआ था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब? तो आपका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब? 18 जुलाई 1947 को। क्लियर है? यानी सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यदि हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो याद रखिएगा ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। और जो आप ये विकल्प ए में 4 जुलाई 1947 देख रहे हैं, इस तिथि को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। यानी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को वहां से प्रभावी हुआ। ठीक है? क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, ये जो अधिनियम है ये अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। ठीक है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधे प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1905 में, यानी 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। जरा इस क्रम को भी याद रखेंगे। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। जब बंगाल विभाजन की सूचना मिली तो उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। क्लियर है? और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। क्लियर है? अब जरा इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, उसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यह भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है फूट डालो राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हुआ। याद रखिएगा ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्लियर है? और ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसको क्यों फूट डालो राज करो की नीति कहा जाता है? इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये फूट डालो राज करो की नीति का इसमें उल्लेख है। ठीक, अब एक चीज और देखिए, ये जो मार्ले था ये भारत सचिव था और ये जो वायसराय था ये कौन था? लॉर्ड मिंटो। क्लियर है? इन्हीं के नाम को ऐड करके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। और एक बात और याद रखिएगा कि वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम नाग के दांत बो रहे हैं।
और इसका जो फल है वो क्या होगा, भीषण होगा। क्लियर है, इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय था। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प ए। यहां पर आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहां बताया जा रहा है कि नवंबर 1913 को सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, इस संस्था को हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, इस कारण इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में था। अब देखिए यहां पर एक अलग अलग पुस्तकों में गदर पार्टी के संस्थापक को लेकर अलग अलग तथ्य मिलता है। यदि आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देखेंगे तो उसमें भी ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना ने की थी, और यही तर्क दिया गया है। और बताया गया कि जो लाला हरदयाल हैं ये इस गदर पार्टी के प्रमुख पथ प्रदर्शक थे। लेकिन अगर आप एस.के. पांडे साहब की किताब को देखेंगे आधुनिक भारत की, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। देखिए पीजीटी हिस्ट्री में प्रश्न पूछा गया और स्टेटमेंट टाइप का, उसमें पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और इसे आयोग ने सही माना है। इस आधार पर आप गदर पार्टी के जो संस्थापक है वो लाला हरदयाल को मानेंगे। केवीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं कि टीजीटी में पूछा गया कि पीजीटी में, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे। तो यहां पर गदर पार्टी के साथ हिंदुस्तान शब्द जोड़ा गया और उसका आंसर लिखा था सोहन सिंह भकना। क्लियर है, लेकिन अगर आपसे गदर पार्टी के संस्थापक पूछा जाए और आप मेरी राय लेंगे तो आप लाला हरदयाल को सही टिक करेंगे। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि जो उग्र विचारधारा थे उनको ट्रिक में कहा जाता है लाल बाल पाल, ठीक, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। क्लियर है, तो आपका विकल्प ए जो है आंसर हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता नहीं है। यहां पर 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो आप सभी को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और अगर पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तब आपका जवाब होगा महादेव गोविंद रनाडे। क्लियर है, याद रखिएगा। यदि हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। यहां पर उग्रवादी विचारधारा रखने वाले नेताओं में आप अरविंद घोष का भी नाम याद रखेंगे लाल बाल पाल के साथ। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है, अगला देखिए, जरा इसकी विस्तृत व्याख्या को देखिए। तो आप सभी को पता है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उन्होंने अपने लेखों में जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दी वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्लियर है, तो आप इन सभी लेखों को भी याद रखेंगे। इनका संबंध किससे है, दादा भाई नौरोजी से। यहां अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको ग्लैंड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की, 1893 के लाहौर अधिवेशन की, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यदि पत्र पत्रिकाओं की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है रास्त गुफ्तार, बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा, बंबई से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार इंडिया भी पूछा जाता है, ये भी दादा भाई नौरोजी से संबंधित है और इसका प्रारंभ लंदन से हुआ था। इतनी बातें आप दादा भाई नौरोजी साहब के साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए सही हो जाएगा यहां पर। यदि हम इसकी विस्तृत व्याख्या को देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई। इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 19।
प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था। तो आपका जवाब होगा 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 31 दिसंबर 1929 को। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, और ये 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। किसमें यह लक्ष्य पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को जो मध्य रात्रि का घंटा बजा तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा फहराया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसी लाहौर अधिवेशन में इस बात का भी निश्चय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने का निश्चय इसी लाहौर अधिवेशन में लिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प ए। आइए इसकी डिटेल व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां पर भूमिहीन कृषकों की दशा में सुधार करने के लिए विनोबा भावे ने 1951 में भूमिदान तथा ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की। और अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यह तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई। याद रखिएगा, भूमिहीन निर्धन किसान को मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन को गरिमा बनाने का यह प्रयास था। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। तो याद रखिएगा, जो शुष्कता की दशा है वो निम्न आर्द्रता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अब यहां पर यह समझिए कि आर्द्रता जो है इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा, जो शुष्कता की दशा है इसका कारण होता है निम्न आर्द्रता। क्लियर है? और ये जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है, इसको किस में मापा जाता है? तो इसको ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, ये जो शुष्कता की दशा है, ऐसी दशा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। क्लियर है? यानी यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों के क्रम को देखें तो नंबर 1 पर एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इस क्रम को आप जरूर याद रखेंगे। यहां पर मूल प्रश्न में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरे बृहत्तम महाद्वीप को पूछा गया था, तो अफ्रीका आपका आंसर हुआ। यदि हम अफ्रीका के बारे में देखें तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क तीनों रेखा गुजरती हैं। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा महानदी जो है ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम महानदी के उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से ये महानदी निकलती है और पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कटक उड़ीसा के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन? महानदी। क्लियर है? इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, किसको? महानदी को। एक बात और याद रखिएगा, ये जो महानदी है इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी मिलती है
किससे? तो याद रखिएगा बेतवा नदी यमुना से मिलती है। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी सही हो जाएगा। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। याद रखिएगा बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। और अगर बेतवा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर है। और बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है, यह प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, वहां पर बेतवा नदी यमुना से मिल जाती है। यदि हम यमुना की सहायक नदी की बात करें तो केन, चंबल, टोंस और सिंध ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और अगर हम बेतवा की सहायक नदी की बात करें तो बीना, जमनी और दशान ये 3 नदियां बेतवा की सहायक नदी हैं, बीना, जमनी और दशान। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। देखिए यहां पर राज्य पूछा जा रहा है, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक प्रश्न और यहां पूछा जाता है कि यदि यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित राज्य को भी मिला दिया जाए तो कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तब आपकी संख्या हो जाएगी 13। क्लियर है? दूसरी बात पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा किस राज्य की है? तो आपका जवाब होगा गुजरात। इसकी समुद्री तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जलोढ़ मृदा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित है। ये जलोढ़ मृदा के निर्माण की बात करें तो नदियों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यहां यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और किसकी मात्रा पर्याप्त होती है? तो पोटास और चूना की मात्रा जलोढ़ मृदा में पर्याप्त होती है। याद रखिएगा भारत में जो उत्तर का मैदान है जिसको आप गंगा का मैदान कहते हैं, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, ये सभी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बने हैं। यदि हम इस मिट्टी में फसल की बात करें तो इसमें गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू और मक्का होता है। यदि हम जलोढ़ मृदा के अंतर्गत इसके डिवीजन को देखें तो ये बांगर और खादर मिट्टी में बढ़ता है। याद रखिएगा जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर मृदा कहा जाता है। क्लियर है? और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं। याद रखिएगा जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहां पर? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ओरोबैंकी जो खरपतवार है ये तंबाकू की खेत में, यानी यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। ओरोबैंकी खरपतवार जो है ये कहां? तंबाकू की खेत में पाया जाता है। आइए अगर इसकी व्याख्या को देखें तो ये जो ओरोबैंकी है इसे हिंदी में आज्ञा कहा जाता है, ठीक, और वैज्ञानिक भाषा में ओरोबैंकी। याद रखिएगा यह परजीवी किस्म का पौधा है। क्लियर है? और ये तंबाकू के साथ साथ चना, सरसों, टमाटर और जीरे की फसल को भी खराब करता है। कौन? ओरोबैंकी। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। बहुत पॉपुलर प्रश्न है। याद रखिएगा सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है? आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा सोयाबीन प्रोटीन इसमें सर्वाधिक होती है, 38 से 40%, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो सोयाबीन में अम्ल है वो पशु प्रोटीन के समकक्ष होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु जो उपयुक्त बीज दर है वो कितना है? तो आपका यहां सही जवाब होगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई में बीज प्रयुक्त होता है। कितना? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सी विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो रोआइजा सैटिवा, रोआइजा सैटिवा बासमती का वैज्ञानिक नाम है। और एक बात और यहां पर आपको याद रखनी है कि भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। चावल 2 प्रकार के हैं ये चावल, एक है श्वेत और दूसरा है भूरा। याद रखिएगा अभी आपने जाना कि इसकी रोपाई में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें बीज लगता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो याद रखिएगा मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में निर्यात का बढ़ना और आयात का घटना, यानी निर्यात इससे बढ़ता है और आयात घटता है मुद्रा के अवमूल्यन से। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी होगी
कि जो मुद्रा का अवमूल्यन है, ये किसी मुद्रा के विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इस स्थिति को कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है, ये अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इससे देश में निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात घटता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस किसका उदाहरण है, तो आप सभी को पता है कि ह्यूमस मृदा संरचना का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए। आप सभी को पता है कि जो मृदा की ऊपरी पतली परत होती है, इसी को कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, और ये कैसे बनती है, तो ये आप जानते हैं कि जो पादप की पत्तियां निकल के आती हैं या जंतुओं के जो अवशिष्ट होते हैं, उनके विच्छेदन के द्वारा इस ह्यूमस का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी विकल्प को कहा जा रहा है, जो कि नहीं है। यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, मृदा संरचना में। और यहाँ पर आप देखिए लिखा भी है कि किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। क्लियर है, तो यानी यहाँ पर मृदा संरचना के लिए ह्यूमस है, और यहाँ पर पादप और जंतु के जो अवशिष्ट हैं, इनके निर्माण से, इनके मिलने से मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है, और मृदा में ये विच्छेदन कवक और जीवाणु आदि करते हैं। क्लियर है, इतनी बात आप यहाँ पर ह्यूमस के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। यहाँ पर नहीं पर ध्यान देंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी। उड़ीसा जो है ये इलायची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता है, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये इलायची के उत्पादन में इनका स्थान है। यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो इलायची का उत्पादन है, ये भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो इलायची की बात हो रही है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, और अगर विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो जो ग्वाटेमाला है ये इलायची का प्रमुख उत्पादक है। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। तो याद रखिएगा मुंबई की जो मीठी नदी है ये विहार झील से निकलती है। प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यदि हम बात करें मीठी नदी के उद्गम स्थल की, तो याद रखिएगा मुंबई के गोरेगांव पूर्वी क्षेत्र के आर्य कॉलोनी में इसका उद्गम स्थल है। प्रारंभ में मीठी नदी विहार झील से पानी प्राप्त करती है। उसके बाद जब ये 2 किलोमीटर प्रवाह को आगे बढ़ाती है तो इसमें पवई झील का पानी भी मिल जाता है, और अंत में नदी माहिम क्रीक में मिल जाती है। और इस नदी की, किसकी, मीठी नदी की अगर कुल लंबाई देखी जाए तो 18 किलोमीटर है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि भारत में कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में है। तो आपको सभी को पता है कि जो नया आंकड़ा है इसके अनुसार कोयले का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन विकल्प में छत्तीसगढ़ नहीं है। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश, टॉप 3 के राज्य आपको याद रखने हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर कौन मिल जा रहा है, उड़ीसा, इसलिए आप यहाँ पर उड़ीसा को सही टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 34 का विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्रम दिया भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, टॉप 3 याद रखेंगे। झारखंड इसमें चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। आयोग ने इसका विकल्प सी माना था, जो कि तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। यहां पर आप क्रम जरूर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, जिसको HBJ गैस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो याद रखिएगा इसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है, यानी इसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका मुख्यालय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। क्लियर है। अगला है प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखिएगा अरावली श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित है। यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसके विस्तार की, किसके, अरावली पर्वत श्रेणी के। यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, और ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और इसमें अपरदन के कारण अब इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। यदि हम अरावली पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि माउंट आबू में है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो एशिया में सर्वाधिक है। यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का बी आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, ये जो एशिया महाद्वीप है, इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्ती गिरा देते हैं। यही कारण है कि इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं। याद रखिएगा, इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। विशिष्ट समुद्री वनस्पति सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। इसी के आधार पर ही इसका नाम सारगासो पड़ा था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा, सारगासो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति के कारण है। और अगर हम इसके क्षेत्र को देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों और 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य शांत और स्थिर जल क्षेत्र को ही सारगैसो सागर कहा जाता है। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। इसी सारगैसम समुद्री घास के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? सारगैसो सागर। इसीलिए प्रश्न में पूछा गया कि सारगैसो जो समुद्र है, ये इसकी विशेषता क्या है? तब जवाब हुआ विशिष्ट समुद्री वनस्पति, और उसका नाम क्या है पुर्तगाली भाषा में? सारगैसम। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? तो याद रखिएगा, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक तथ्य और शामिल कर लीजिए कि मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पेरू और तीसरे स्थान पर चीन है। क्लियर है? यदि हम सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देखें तो चीन है, और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देखें तो कौन है? चिली है। ये बात भी याद रखेंगे। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आपने किसको देखा? मैक्सिको। अगला है प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा डुलूथ, यानी जो डुलूथ नगर है ये सुपीरियर झील पर स्थित है। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक, और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के मध्य 5 महान झीलों में से एक झील है सुपीरियर झील। और इसमें डुलूथ जो नगर है वो इस पे है। डुलूथ के अलावा ओंटारियो ये नगर भी किसमें है? सुपीरियर झील पर। याद रखिएगा, ओंटारियो और डुलूथ ये दोनों नगर सुपीरियर झील पर है। जरा अन्य को भी देख लीजिए, जैसे ए विकल्प में दिया है शिकागो। ये जो शिकागो है ये मिशिगन झील पर स्थित है। क्लियर है? इतनी बात। दूसरी बात, यहां विकल्प बी में देखिए बफेलो दिया है। बफेलो न्यूयॉर्क में ईरी झील पर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें डेट्रॉइट की, तो आप सभी को पता है या पढ़ भी चुके हैं कि डेट्रॉइट नदी पर है। ठीक है, तो इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आप सभी को पता है कि नंबर 1 पर वर्तमान समय में केरल है, जो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा वर्तमान डेटा के अनुसार। देखिए यहाँ पर उस समय के डेटा के अनुसार सी रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो नारियल का उत्पादन है उसमें अगर आप देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। इसलिए आप सबसे नंबर 1 पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये क्रमशः 1, 2, 3 ये स्थान है इनके। क्लियर है? अगला है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत इस्पात के उत्पादन में जो वर्तमान स्थिति है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए उस समय ये रहा होगा तीसरे पे, लेकिन वर्तमान में भारत दूसरे स्थान पर है। और अगर इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर देखें तो चीन है, और जापान इसमें तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा, जापान उस समय दूसरे पर था, लेकिन भारत ने जापान को पीछे करके इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो यहां पर आप जानते हैं कि जो उच्चतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों के नाम बता दीजिए। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो यहां पर आपका कोई विकल्प नहीं सही दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर आयोग ने ए विकल्प गाजियाबाद माना था, जो बिल्कुल नहीं सही है। जो सर्वाधिक साक्षरता है उत्तर प्रदेश की वो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, 80.1%। और मैंने आपको 3 नाम बताए क्रमशः, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। अगर आप यहाँ पर सर्वाधिक में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर नहीं है ऑप्शन में, तो उस स्थिति में कानपुर सही होता। गाजियाबाद का तो कोई तर्क ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर सही होता तो सी विकल्प सही होता। क्लियर है? यदि हम
उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता दर वाला देखें तो इसमें श्रावस्ती जिला आता है। क्लियर है? यहाँ पर भी आप 3 नाम याद रखेंगे। श्रावस्ती सबसे न्यूनतम साक्षरता, उसके बाद दूसरे नंबर पे बहराइच और तीसरे पे बलरामपुर। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व। देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी डेटा है वो सब स्टैटिक है और कई बार से पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रश्न गलत होना इसका मतलब गिव अप है। आप स्वेच्छा से कह रहे हैं कि भैया हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसलिए एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि जो गलत हो जाए। हर प्रश्न को गंभीरता से अच्छे से देख लेंगे तो इसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व, तो ये क्या है? तो जनसंख्या घनत्व की स्थिति को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। जो जनसंख्या घनत्व वो क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो वही रहेगा और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो जनघनत्व ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक डेटा याद रखिएगा, 1911 से 21 का जो दशक था उसमें भारत का जो जनघनत्व में जो वृद्धि है वो ऋणात्मक थी। कितनी थी? -1.2। किस दशक की बात हो रही है? 1911 से 1921 की। ये बात आपको याद रखना होगा। और इसके बाद भारत में जो जनसंख्या घनत्व की स्थिति है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि हम हाल ही के जनगणना 2011 को देखें और पिछले जनगणना 2001 से तुलना करें तो इसमें जो इस दशक में जो जनघनत्व में वृद्धि हुई है वो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनघनत्व कितना है तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है, कहलाने योग्य है। ठीक, तो यहां पर जो डेटा दिया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो 1991 से 2000 का दशक है ये रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने लायक है। ठीक, यानी यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1991 से 2000 का जो दशक है ये रोजगार विहीन वृद्धि दशक होगा। देखिए यहाँ पर 2005 से 2015 का दशक बताया जा रहा है कि रोजगार विहीन दशक है। देखिए कई किताबों में इन दोनों को बताया गया है, लेकिन 1991 से 2000 अगर इन 4 विकल्प में कोई एक सेलेक्ट करना हो तो बी विकल्प बिल्कुल सर्वाधिक अच्छा विकल्प होगा रोजगार विहीन वृद्धि दशक के मामले में। दूसरी बात, अब ये देखिए कि रोजगार विहीन वृद्धि कहते किसे हैं? तो रोजगार विहीन वृद्धि का अर्थ यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के अवसर उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति को कहा जाता है रोजगार विहीन वृद्धि। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो जो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना है वो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यानी भारत में जो प्रभावित साक्षरता दर की गणना है वो 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर, तो अभी आपने पढ़ा कि केरल राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी जो भी डेटा पढ़िएगा कम से कम 3 नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे सर्वाधिक साक्षरता दर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपने केरल को तो नंबर 1 पर देख लिया। केरल के अलावा दूसरे नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता दर में मिजोरम है और तीसरे नंबर पे गोवा है। ये भी बात याद रखेंगे। तो आइए जरा न्यूनतम साक्षरता दर पे भी नजर डाल दें। तो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। ठीक, तो इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। आपका सही जवाब क्या होगा? 31.2% भारत में नगरीय जनसंख्या है और 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। प्रश्न संख्या 47 का विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, आपने यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देख लिया कि ग्रामीण 68.8 और शहरी जनसंख्या 31.2 है। यहां पर कुछ फैक्ट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। क्लियर? दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हों तो आप दिल्ली को बताएंगे। यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो दिल्ली है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। यदि राज्य पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्यों में गोवा में है। क्लियर है? और केंद्र शासित प्रदेश में अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में है 97.5%। ठीक, इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में स्वीकृत है। वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
आइए जरा अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो व्यवस्था दी गई है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ठीक, यानी कानून सभी के लिए समान होगा। 15 में कह रहा है, अनुच्छेद 15 में कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, ठीक। 16 में कहा जा रहा है, अनुच्छेद 16 में कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता होगी। क्लियर है? याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3-2 से इसको वैध बताया है और इसे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में शामिल किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 में और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 6 में। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये करंट में चर्चा में है। अब आइए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में और 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो कहां से ली है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई, यानी यूएसए के संविधान से। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा, यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए बातों को देखें तो इसमें मौलिक अधिकार की अवधारणा आपने अभी देखी। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मौलिक अधिकार की अवधारणा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, और ये सभी बातें कहां से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं, ठीक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो यहां पर आप देखिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। ये किस अनुच्छेद में है? तो जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये अनुच्छेद 39 क में है, ठीक है, जहां पर समान न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी इसे बाद में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद जोड़े गए उसमें 39 च, जिसमें शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा की बात कही गई है, 39 क, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, जो कि मूल प्रश्न में आपके पूछा गया है, और अनुच्छेद 43 क, जो कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी में जोड़ा गया है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 का भी बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ठीक। इतनी बातों को याद रखेंगे। आइए जरा जो विकल्प में अन्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके भी जरा अनुच्छेद को देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन, ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। यदि हम गोवध निषेध देखें तो गोवध निषेध किसमें आता है? ये अनुच्छेद 48 से संबंधित हो सकता है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन संगठन की व्यवस्था की गई है। इसमें दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात की गई है। यदि हम समान नागरिक संहिता की बात करें, जो इस समय आप अधिकतर डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों में देख रहे हैं कि आपको ये समान नागरिक संहिता पर चर्चा होती हुई दिख रही है, तो ये अनुच्छेद 44 से संदर्भित है। जो भी करंट में मुद्दे हैं उन पर आप विशेष नजर रखेंगे, उनसे संबंधित स्टैटिक पास्ट पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। आइए प्रश्न संख्या 51 को देखें। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 51 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के संबंध पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह के अलावा इसमें श्री बी शिवरमन और SR सेन इसके अन्य सदस्य थे, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग का नाम पड़ा सरकारिया आयोग, और इन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 83 में स्टैब्लिश हुई थी। यदि हम सरकारिया आयोग के अतिरिक्त अन्य समितियों को देखें तो शीतलवाड़ समिति 1966, राजमन्नार समिति 1969 और पुंछी आयोग 2007, ये भी केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। इनको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 52 का विकल्प बी सही हो जाएगा। भाग 11 में संघ और राज्यों का उल्लेख है। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 ये संघ और राज्यों की विधायी संबंधी प्रावधान को दर्शाता है, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो आपका सही जवाब होगा यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण करेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 65 में दी गई है। ठीक, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 53 का। देखिए यहां पर दिया है कि अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनके पद को कवर करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यदि वो भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो भी ना हो तो उनके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। और जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम है वो है 1969। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 54 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जरा जनहित याचिका को समझिए, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। दूसरी बात, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ठीक, दूसरी बात, भारत में यदि हम न्यायिक सक्रियता की नींव की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा V.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई, इनका संबंध न्यायिक सक्रियता से है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रीट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। यह बात बिल्कुल सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जजमेंट दिया कि जो उच्च न्यायालय है वो AFT के फैसलों के विरुद्ध रीट पर याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। ठीक, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की जो अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? देखिए 2015-16 में ये सीमा जो है बढ़ाकर 49 कर दी गई थी, लेकिन इसको बाद में और बढ़ा दिया गया। और याद रखिएगा 2018-19 के बजट में जो बीमा क्षेत्र में FDI है उसे 74% कर दिया गया। ठीक, यानी इस समय बीमा क्षेत्र में जो FDI कितना प्रतिशत है? 74% है, ये आपको याद रखना होगा। अगला है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा VP सिंह के द्वारा। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा BP सिंह के द्वारा की गई थी। यहां प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में जो दीर्घकालिक राजकोषीय नीति है ये BP सिंह के द्वारा 1985-86 के बजट में की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में और होगा कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? तो जो सार्वजनिक व्यय है, करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है या हिनार्थ प्रबंधन है, ये सभी नीतियां राजकोषीय नीति कही जाती हैं। क्लियर है? देखिए विकल्प में अभी आपने मनमोहन सिंह का नाम देखा था। मनमोहन सिंह के संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक नीति अपनाई थी 1991 में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है कि 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं, जैसे जिसको इंग्लिश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मालेगाम समिति के आधार पर 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए थे। समिति का नाम था मालेगाम। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा हाल ही में RBI ने बैंकों से खराब ऋण धोखेबाड़ी के मामले में एक निगरानी के लिए एक समिति बनाई है जिसका नाम क्या है? YH मालेगाम। इसको भी आप इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, और यहां जो विकल्प बी में गोईपोरिया समिति दी गई है, जरा इसको भी देख लीजिए। अभी आपने मालेगाम समिति तो देख ली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, गोईपोरिया समिति का संबंध जो है ये बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए हुआ था और इस समिति का एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था। यहां पर सी विकल्प में देख रहे हैं आप, रंगराजन समिति दी गई है। रंगराजन समिति का गठन 1993 में भुगतान संतुलन के लिए किया गया था। क्लियर है? इसके अलावा भी कई समितियां जैसे मीरा सेठ समिति, ये हथकरघा के क्षेत्र के लिए, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि भंडारी समिति, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति थी। चेलैया समिति बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कर सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार आपने कुछ और अतिरिक्त समितियों को भी यहाँ पर कवर किया। आगे धीरे धीरे और समितियां जैसे जैसे ध्यान में आएंगी उसको यहाँ पे उल्लेखित करता जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 देखिए, लिखा है प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है? देखिए इसको इंग्लिश में शैडो बैंकिंग कहा जाता है। क्लियर है? और शैडो बैंकिंग क्या होती है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जिनको NBFC कहते हैं, इनके द्वारा वित्तीय
तथा अन्य गतिविधियों को जो संपन्न करना है, इसी को कहा जाता है शैडो बैंकिंग। क्लियर है? यहाँ 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एनबीएफसीज के द्वारा जो वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, इसी को कहा जाता है शैडो बैंकिंग। ठीक, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए, पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था? उस समय का ये करंट था, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक को उस समय आरबीआई ने व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया था। ठीक है, अगला देखिए, और उस समय ये 2015 का करंट था। ये प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो कस्टम ड्यूटी है ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक, प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ पर कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सभी कर कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर है। जबकि जो आप बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी या सीमा शुल्क की बात करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो यहां पर देखिए, यहाँ पर वर्तमान समय में सिक्किम राज्य ऐसा है जिसके व्यापार का संचालन आरबीआई नहीं करता है। देखिए, ये जब प्रश्न बना था तो उस समय जम्मू कश्मीर यहाँ सही आंसर दिया होगा। हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर दिया है। देखिए, उस समय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है उस समय इसकी व्यवस्था थी कि जम्मू कश्मीर और सिक्किम दो राज्य ऐसे उस समय थे जिसका संचालन आरबीआई नहीं करता था। लेकिन आप सभी को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब जो है भारत सरकार की नीतियां वहां स्वतः लागू हो गई, इसलिए अब केवल सिक्किम राज्य ऐसा है जिसके व्यापार का संचालन आरबीआई नहीं करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लियर है? यहाँ आरबीआई की बात हुई है तो जरा आरबीआई के बारे में कुछ बातें आप देख लीजिए। पिछले प्रश्न पत्र को सॉल्व कराते समय मैंने आरबीआई के कार्य को उल्लेखित किया था। आज मैं जरा आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट को उल्लेखित कर दे रहा हूं। जैसे आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है ये हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को, यानी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के मुख्यालय की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। यहां एक प्रश्न और बनता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। क्या नाम था? सर ऑसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को, उस समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। याद रखेंगे, सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख से संबंधित एक फैक्ट और है कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर आरबीआई के संदर्भ में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 63 देखिए, पूछा जा रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए, जो वर्तमान में स्थिति है अब इसकी सीमा 20 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी सीमा अब कितनी है? 20 लाख रुपए हो गई है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं। ठीक, और यहां पर जो पी को दर्शाया गया है, यानी कि जो चौथे स्थान पर पी है, यहां पर ये पी क्या दर्शा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर पी का मतलब है पर्सन से संबंधित। ठीक, यानी व्यक्तिगत दिखाया जा रहा है, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 64 का विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा समझिए कि ये जो पैन कार्ड है इसमें सबसे पहली बात कि ये 10 अंकी होता है। क्लियर है? और ये जो 10 अंक होता है इसके प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। पी का अर्थ होता है व्यक्तिगत, यानी पर्सन से संबंधित। चौथा अक्षर कार्ड धारक को दर्शाता है। ठीक, और जो 5वां अक्षर है ये कार्ड धारक के सरनेम को दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज में के टायर में चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है कि हवाई जहाज के टायरों में चौड़ा करने के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस को चौड़ा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। याद रखिएगा, यहाँ पर बी विकल्प को सही बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। बी विकल्प पहले आयोग ने माना था, बाद में इसको परिवर्तित करके सी कर लिया। याद रखिएगा, वायुयान के टायरों में दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वायुयान उतरते समय और रुकते समय उनके टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण इसको टायरों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन की खोज पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा 78% भाग नाइट्रोजन का है। अगर हम नाइट्रोजन के अन्य उपयोग को देखें, अगर हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के अतिरिक्त, तो अमोनिया के उत्पाद में धातु कर्म के रूप में,
रासायनिक कार्यों में निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि विद्युत बल्बों में उच्च ताप मापने के लिए जो तापमापी है उसमें भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चिप्स आदि के पैकेटों में भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैल का वीर्य होता है वो द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर है? इतनी बात आप नाइट्रोजन के उपयोग के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ये बात सही है। जब आप तेज प्रकाश में सोते हैं तो आप सो नहीं पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। कारण बताया जा रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए आप सो नहीं पाते हैं। ये कारण गलत है। क्यों? क्योंकि जो तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन है वो कम होने लगता है, अधिक नहीं होता है, कम होने लगता है। ठीक है, इसके कारण जो है नींद नहीं आती है। ठीक, तो इसलिए यहां पर ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्लियर है? अब आइए जरा इसकी व्याख्या को देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि तीव्र प्रकाश में जो मेलाटोनिन है इसका उत्पादन कम होने लगता है और नींद सही नहीं आती है। क्लियर है? अब यहाँ ये समझिए कि शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। और ये जो पीनियल ग्रंथि है ये मटर के आकार की ग्रंथि, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और मस्तिष्क के मध्य में से ठीक ऊपर ये स्थित होती है। ठीक, दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय होता है और जैसे सूरज ढलता है और अंधेरा होता है तो एसियन द्वारा पीनियन को सक्रिय कर दिया जाता है और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका स्रावन होने लगता है और ये रक्त में फैल जाता है जिसके कारण हमें नींद आती है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, इसीलिए नींद नहीं आती है। तीव्र प्रकाश। अगला है प्रश्न संख्या 67, पूछा जा रहा है कि लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही किसकी बनती है? तो याद रखिएगा इयोसिन से, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लाल स्याही इयोसिन से बनती है, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68, यहाँ पर जरा अन्य विकल्प को भी क्लियर कर लीजिए। ये जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 में ए विकल्प है, यहाँ फिनाइल दिया है। आप देखते हैं फिनाइल का प्रयोग जीवाणु और कवक को हटाने के लिए। यहाँ सी विकल्प में कांगो रेड दिया गया है। ये जो कांगो रेड है ये पौधों से फंगी को हटाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में कौन सा यौगिक है? तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो गैस है उसका नाम क्या है? मेथाइल आइसोसाइनाइड, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग हुआ था, इसी के निकलने के कारण मौतें हुई थी और ये त्रासदी 1984 में हुई थी। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 69 की, तो पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। बहुत पूछा गया प्रश्न है। सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सोडियम थायोसल्फेट है ये सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्री नमक को, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के तौर पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस समय ये एक देश का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पर इससे संबंधित बहुत बड़ी समस्या है, शायद ब्रिटेन है। वहां पर लोगों ने इसका प्रयोग किया और आज वो काम करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, यानी वो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भयानक बीमारी हुई है। तो याद रखिएगा इसके कारण उच्च रक्तचाप और किडनी खराब होने की संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस समय चर्चा में है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71, पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो चीन और जापान में एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा मुख्य रूप से ये जो प्राकृतिक कपूर है ये चीन से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम कपूर के वृक्ष के वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है सिन्नामोमम कैम्फोरा। क्या नाम है? सिन्नामोमम कैम्फोरा। ये एक सदाबहार वृक्ष है और ये मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से वो जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम और दुनिया के अन्य देशों में पहुंचा। यदि भारत में कपूर के वृक्ष की बात करें तो देहरादून, मैसूर, सहारनपुर और नीलगिरी में ये कपूर का वृक्ष पाया जाता है। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 72, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार चर्चा मैंने खुद की है इसकी। यह है विटामिन, यानी इसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। किसको? विटामिन को। प्रश्न संख्या 72 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? और ये जो विटामिन है ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और अल्प मात्रा में ये सभी जीवों में आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, पूछा जा रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन के प्रमुख अंग के तौर पे कार्बोहाइड्रेट को आप सही करेंगे। प्रश्न संख्या 73 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है
कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ में आता है और ये रासायनिक यौगिक होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक कार्बनिक यौगिक है जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बाल और नख में जो प्रोटीन है वो होता है कीरेटिन, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। कीरेटिन प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, मानव के बाल और नख के अलावा पशुओं के सींग और खुर में भी कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? याद रखेंगे। यहाँ पर जरा अन्य विकल्प को भी आप देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बच्चे के जन्म में सहायक होता है, स्तन से दुग्ध स्राव में भी ये सहायक होता है। यदि हम बात करें विकल्प सी की वैसोप्रेसिन की, तो ये वृक्क की मूत्रवाहिनियों के जल पुनर्शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन मांसपेशियों को आराम दिलाने में, जले हुए त्वचा को आराम दिलाने में सहायक होता है और इसी के साथ साथ ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। पूछा जा रहा है कि गाय का जो दूध है वो पीले रंग का होता है, जिसके कारण वो किसके कारण, मतलब पीले और सफेद रंग का जो गाय का दूध होता है ये किसके कारण होता है? ठीक। देखिए यहाँ पर दोनों बात की जा रही है, पीला और सफेद। देखिए जो केसीन होता है इसके कारण दूध सफेद होता है और जो कैरोटीन होता है इसके कारण दूध पीला होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। केसीन के साथ कैरोटीन के कारण दूध पीले सफेद रंग का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो कैसीन प्रोटीन होता है ये इसके कारण दूध का रंग सफेद होता है और कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो है लैक्टोज शर्करा, इसी के कारण दूध हल्का मीठा होता है। क्लियर है? यहां पर देखिए प्रोटीन की बात हो रही थी, तो प्रोटीन के संदर्भ में याद रखिएगा प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे वर्जेलियस ने किया था और प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। प्राकृतिक रबर जो होता है ये जैव निम्नीकरण का उदाहरण होता है, यानी डी विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये पेड़ों और लताओं के रस या रबर चीर से बनता है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास यानी ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है। ये ओजोन परत के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी बी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये AC और रेफ्रिजरेटर से ज्यादा निकलती है। यदि हम बात करें ओजोन परत की, तो याद रखिएगा ये समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है। ठीक है, इसे O3 से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। क्लियर? और ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा मापते हैं? तो इसकी इकाई होती है डॉप्सन। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और आपको आया था कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो समताप मंडल है, याद रखिएगा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि समताप मंडल की जगह इसका इंग्लिश टर्म स्ट्रेटोस्फीयर लिख गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 78। पूछा जा रहा है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? देखिए अभी जब नाइट्रोजन की चर्चा हो रही थी तो मैंने इसी टॉपिक को कोरिलेट किया था। सेम प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ देखिए उसके बाद ऑक्सीजन 20.93 यानी लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% पाई जाती है। क्लियर है? याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है इसके अध्ययन को कहा जाता है वायु विज्ञान और जो वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऋतु विज्ञान। ये भी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो आप सभी को पता है कि लकड़ी के काटने से पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ता है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब होगा ए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जीव और वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश टर्म क्या होता है? इकोलॉजी। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि इसकी व्याख्या को देखें
तो याद रखिएगा ये जो पारिस्थितिकी है जिसको आपने इकोलॉजी कहा, इसको परिभाषित और इसके विस्तृत अध्ययन करने का जो श्रेय है वो जर्मन के जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। क्लियर है? पारिस्थितिकी का जो परिभाषा और विस्तृत अध्ययन है ये जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल से को जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं इसको 2 बार। अब देखिए पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि वातावरण और जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है, और इसमें जीव एवं उसके स्थान के संपूर्ण जैविक और अजैविक घटकों के अध्ययन का बोध होता है। यहाँ एक शब्द और याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की जब बात होगी तब किसका नाम आएगा, तो याद रखिएगा एजी टांसले का। यानी पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए तो एजी टांसले और पारिस्थितिकी पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 81 पूछा जा रहा है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे, तो याद रखिएगा वन रोपण के द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 81 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य उपाय भी देखिए मृदा अपरदन या मृदा क्षरण को रोकने के। तो याद रखिएगा अभी आपने देखा कि वनस्पतियों को लगाया जाए यानी वृक्षारोपण लगाया जाए, गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को लगाकर पशु को जो चराए जाना होता है उसको रोका जाए, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर सस्यावर्तन के द्वारा स्थानांतरित जो कृषि है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखी जुताई, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती के द्वारा और पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। याद रखेंगे ये सभी उपाय, कई बार इन उपायों को स्टेटमेंट में कथन के तौर पे पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है प्रश्न संख्या 82 पूछा जा रहा है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। सीधा आंसर होगा बलिया। उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी ये लखनऊ की सीमा को स्पर्श करती है, लेकिन बलिया जो है ये लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। आपको पता है कि बलिया सबसे पूर्वी जिला है। अगर हम बात करें लखनऊ की सीमा की तो याद रखिएगा इसमें हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी के अलावा सीतापुर, रायबरेली भी लखनऊ की सीमा को स्पर्श करता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 83 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल, तो यहाँ पर आप देखिए विश्व धरोहर स्थल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर डोमिनिका की वायलिंग झील जो है ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, डोमिनिका की वायलिंग झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और ये कब शामिल हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1979 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से, ठीक है, किससे, सतत विकास से। यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है एजेंडा 21, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा एजेंडा 21 को समझिए, ये कई बार पूछा भी गया है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और इसी दौरान एजेंडा 21 पर कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान किया गया, पहली बात। और इस एजेंडा 21 में सतत या टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की ये एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 85 पूछा जा रहा है कि जनरथ नाम दिया गया है, तो आप सभी को पता है, आपने इसका सफर भी किया होगा। जनरथ जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा है, ठीक है। 85 का डी विकल्प यहाँ सही होगा। और याद रखिएगा रेल मंत्रालय में जब लालू प्रसाद यादव थे तो इन्होंने गरीब रथ रेल चलाई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 देखिए पूछा जा रहा है कि वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वर्ष 2013 के लिए। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 संख्या पर भारत की जन्म दर से कम है। क्लियर है? तो पहली बात तो आपको उत्तर प्रदेश और भारत की दोनों की जन्म दर मालूम होनी चाहिए। तो आपको मालूम हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जन्म दर है वो कितनी है, 27, और जो भारत की जन्म दर है वो कितनी है, तो भारत की जन्म दर है 21, ठीक। यानी भारत की जन्म दर 21 है और उत्तर प्रदेश की जन्म दर 27 है, ये जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक। तो वही 2013 में डेटा आएगा। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश की जन्म दर भारत की जन्म दर से कम कहाँ हुई, ये तो ज्यादा हुई ना, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ 86 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 87 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, तो याद रखिएगा 2015-16 को समय मना किसान वर्ष, ठीक है। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये उस समय का डेटा, यहाँ पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 88 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, तो याद रखिएगा अब तो वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा आता है वो क्या आता है, स्टेट जीएसटी से आता है, ठीक है, जिसको आप एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, यह है 38%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 90 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि
अनुसंधान परिषद स्थित है? तो कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कि कृषि अनुसंधान परिषद, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 91 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। यदि आपसे पूछता कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तब आपका जवाब होता शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों बातों को आप यहाँ पर याद रखेंगे, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर कभी भी मोदीपुरम लिखा रहे मेरठ की जगह पर, तब भी आप उसको सही करेंगे, क्योंकि मोदीपुरम मेरठ में ही उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? तो याद रखिएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग ये उत्पादकता को बढ़ाता है। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 93 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया, उस सूची में निम्नलिखित में से किस शहर का स्थान नहीं है? तो देखिए, जब ये प्रश्न बना था तो उस समय इलाहाबाद इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इलाहाबाद की घोषणा कर दी गई। अब इलाहाबाद में भी मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 94 में पूछा जा रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्र का आयोजन किस शहर में करेगा? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है, पिछले किसी प्रश्न पत्र में आपको मैंने ये बताया था कि ये इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है ये केंद्र। और चैती और कजरी से संबंधित जो आयोजन है, ये कहाँ पर? वाराणसी से संबंधित है, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद दिया भी है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 95, ये प्रश्न संख्या 95 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि 10 से 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस संख्या का वर्ग क्या होगा? अब यहां देखिए, विकल्प से आप करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ए विकल्प में लिखा है 121। 121 किसका वर्ग होता है? आपको पता है 11 का। अब 11 10 से 50 के मध्य ही एक अभाज्य संख्या है। अगर इसके अंकों को आपस में आप बदल भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 96 पूछा जा रहा है कि अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर, यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पर कौन सा अक्षर आएगा? आइए इसके एक्सप्लेनेशन से इसको देखते हैं, तो ये समझना और आसान होगा। यहां पर देखिए, जब भी इस तरह की सीरीज आपको दी जाए, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका जो अल्फाबेट का स्थान है, उस स्थान की संख्या को लिख लेते हैं। क्लियर है? जैसे ए की बात करें तो ये पहले स्थान पर है, यदि हम ई की बात करें तो ये 5वें स्थान पर है, यदि हम आई की बात करें तो आई किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है, यदि हम एम की बात करें तो ये 13वें स्थान पर है। क्लियर है? अब देखिए, एक में जब 4 जुड़ा तो 5 आया, यानी ई। फिर 5 में 4 जुड़ा तो आई, यानी 9 आया। और जब 9 में 4 जुड़ा तो 13, यानी एम आ जाएगा, यानी ये सीरीज चल रही है। उसके बाद एक आर से एन की तरफ जा रहा है, तो जरा इसका भी देख लीजिए। आर का कितना होता है? आर का 18 होता है। क्लियर है? इसी प्रकार जो एन है, इसका कितना होता है? तो एन का 14 हो जाएगा। जे का कितना होता है? जे का 10 होता है। क्लियर है? और एफ का कितना होता है? तो एफ का आप सभी को पता है कि 6 होता है। तो यहां पर देखिए, 18 से 14 हुआ यानी 4 माइनस, 14 से 10 हो गया यानी 4 माइनस, और 10 से 6 हो गया यानी 4 माइनस। यानी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें 4 प्लस हो रहा है और एक में 4 माइनस हो रहा है। तो इस प्रकार आप जो अगला निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक, यहां पर जे के बाद पूछा जा रहा है तो एफ हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर देंगे तो ये प्रश्न करना आसान हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में पूछा जा रहा है कि यदि मैथमेटिक्स में एम को पी से बदल दिया जाए और ए को डी से, टी को डब्ल्यू से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें 9वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, जो एम को पी से बदला जा रहा है, तो एम में कितना प्लस हो रहा है? तो एम के बाद एन ओ पी 3 जुड़ा, ए के बाद डी हुआ तो ए के बाद बी सी डी 3 जुड़ा, टी के बाद टी को डब्ल्यू किया गया तो टी में टी के बाद यू वी डब्ल्यू यानी 3 जुड़ा, यानी हर अल्फाबेट में 3 प्लस हो रहा है। अब ये 9वें अक्षर को पूछ रहा है। 9वें अक्षर पे क्या है? आई है। आई में 3 जोड़ दीजिए जरा, तो आई के बाद जे के एल, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, यानी यहां पर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 98 पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में, मतलब इस बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्लियर है? तो यहां पर आपको एक सीरीज समझनी होगी कि कौन सी सीरीज है। आप ये देख रहे हैं कि 5 में यदि 9 का गुणा कर दिया जाए, अच्छा गुणा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 छोटी संख्या है, अचानक यहां बड़ी संख्या है, यानी कुछ ना कुछ जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो वहां पर इंटू हो रहा है। तो आपने 5 में 9 का गुणा किया तो 5 45, और 45 में यदि आप 9 ही माइनस कर दें, यानी बीच वाला ही अंक, तो आपको क्या मिल जाएगा? 36। अगर आप यहां पर भी वही क्रम देखिए तो 7 6 42, और 42 में जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो इसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे 9 चौको 36, और 36 में से यही 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आंसर आ जाएगा। यहां पर आप विकल्प में 32 को देख लीजिए, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए,
प्रश्न संख्या 99 पूछा जा रहा है कि राम उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? क्लियर है? तो जैसे जैसे कहा जा रहा है पहले वैसे वैसे आप कर लीजिए। सबसे पहले क्या कहा गया? सबसे पहले कहा गया कि राम जो है वो उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर जाएगा। तो भाई उत्तर पश्चिम क्या होता है? इसी प्रकार है, ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है। तो राम को सबसे पहले आपने उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर भेज दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आता है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम में जब वो आएगा तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है? दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, तो यानी उसको ऐसे आना है। जब वो ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज कैसा? समकोण 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब इसके सामने ये कर्ण हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्ण हो गया CA। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर। ठीक, आप देख रहे हैं ये आधार है और ये लंब है। ठीक, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने। तो आप देख रहे हैं कि CA का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 और 4 चौको 16, 16 और 9 25, यानी अंडर रूट 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 का मान क्या हो जाएगा? 5, यानी यहाँ का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी CA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पर 5 आइए। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 100 में कि एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में लॉग को बैंक में बदला जा सकता है? अब देखिए आप यहाँ पर जो लॉग बैंक में बदल रहा है तो K तो अपरिवर्तित है, L B में, O A में और C को N में बदला जा रहा है। तो यहाँ कितना का बदलाव हो रहा है ये नहीं पूछ रहा है, कितने सार्थक न्यूनतम सार्थक चरणों में ये काम पूरा हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? D 3। ठीक है, अगला देखिए, हाँ D आंसर है। अगला करा प्रश्न संख्या 101। पूछा जा रहा है कि यदि एक दर्पण में देखने पर किसी भी घड़ी में 9:30 हो रहा है तो सही समय क्या है? देखिए जब भी दर्पण में का प्रश्न आ जाए तो उससे आप सीधे सीधे 12 से घटा देंगे। तो जब 12 में से 9:30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 जोड़ेंगे तो 10 और 10 2 12, यानी 2:30, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल पेन तक उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 102। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बॉक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बस इसमें आपको पैटर्न पता करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5, 17 और 9 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 9 14, 14 और 17 कितना होगा? 31। यदि हम दूसरे रो में देखें तो 3 और 21 24, 24 और 7 कितना होता है? 31। यानी आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पर रो को ऐड कर रहा है। तो आप 6 और 10 को जोड़े तो 16, 16 में कितना जोड़ा जाए कि 31 आ जाए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 15, यानी यहाँ पर C विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 103। पूछा जा रहा है कि 2000 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न देखने में बहुत टिपिकल दिखाई देते हैं, लेकिन जितना ये टिपिकल दिखते हैं उतना होते नहीं है। देखिए इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल आपको न किसी सूत्र को याद करना है, न किसी, बिल्कुल साधारण तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि 2000 का 2/5, तो यानी आपने 2000 का 2/5 लिख लिया। उसके बाद कहा गया कि इसका 50%। यदि आप 50% को प्रतिशत हटा दें तो क्या करते हैं? 50/100 लिखते हैं। तो यानी 50/100 लिख लिया आपने। इसी प्रकार 40 में प्रतिशत हटाएंगे तो 40/100 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? आपका रिजल्ट यहाँ पर 160 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या होगा? 160 आ जाएगा। क्लियर? D। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 104। पूछा जा रहा है कि 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए और यदि उसका जो हर पार्ट है ये अगर बराबर नहीं तो सबसे पहले उसके हर को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे? उसका एलसीएम लेंगे, यानी 13, 26, 29 और 52 का एलसीएम आपने लिया। यदि आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या मिला? 156। क्लियर है? 156 मिला। अब क्या करेंगे? देखिए जो पहली संख्या थी वो 9/13 थी। क्लियर है? यानी 13 में कितने का गुणा हुआ तो 156 आया? तो 12 का। तो 12 का ही गुणा ऊपर भी कर दीजिए। तो देखिए 9 के साथ भी 12 का गुणा हो गया। अब दूसरी जो संख्या थी वो 17/26 थी। 26 में कितने का गुणा हुआ तो 156 आया? तो 26 में 6 का गुणा हुआ तो 156 आया। तो उसी तरह आप 17 में भी 6 का कर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि तीसरा जो था वो 28/29 था। 29 में कितने का गुणा आपने किया कि 156 आ गया? तो आपका जवाब होगा 4 का। तो वही 4 का गुणा आप 28 में भी कर दीजिए। फिर अगली जो संख्या थी वो 33/52 थी। तो 52 में कितने का गुणा किया आपने कि 156 आ गया? तो 3 का। तो वही 3 का गुणा आप 33 में भी कर देंगे।
तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये आ जाएगा। अब सबका हर बराबर हो गया। जब हर बराबर है तो जिसका अंश ज़्यादा होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो अंश किसका बड़ा है? तीसरे का। और तीसरे पे कौन सी संख्या थी? तीसरे पे संख्या थी 28/29, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न 28/29 हो जाएगी। क्लियर है? आप इसको पहले आप समझ लिया आपने, उसके बाद आप जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, समझने के बाद आप इसको फिर से जितने भी प्रश्न हैं कॉपी पे प्रश्न को नोट डाउन करके स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ये सबसे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 105 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? तो देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी न किसी चीज़ की सीरीज चल रही होगी, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो आप देखिए जरा सारे अंकों के समूह को। तो यहाँ पर आप देखिए एक पैटर्न दिख रहा है अभाज्य संख्या का। इसमें भी जो भी पूरा है अभाज्य है, इसमें भी पूरा अभाज्य है, इसमें भी पूरा अभाज्य है, लेकिन इसमें 14 और 18 ये भाज्य संख्या है, इसलिए प्रश्न संख्या 105 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये भिन्न है, अलग है, ऑड है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 106 पूछा जाता है कि 100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पर 100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है। आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आपको पता है कि 100 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? स्वयं 100 होगी। भाई जो 100 से बड़ी संख्या होंगी वो तो 100 को विभाजित नहीं कर पाएंगी। मैं दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्णतः विभाजित की बात। तो यानी कि जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो 100, यानी 1 से लेकर 100 तक में ऐसी प्राकृत संख्याओं का योग करना है जो 100 को विभाजित कर देती है। क्लियर है? देखिए 1 से 100 तक में 1, 2, 4 और 5 ये तो 100 को विभाजित कर देगी। उसके बाद आप जानते हैं कि इसके अंत में 0 है, तो यानी ये 5 के वाले क्रम को भी फॉलो करेगी। तो यानी यहाँ पर 10, 20, 25, 50 और 100 ये 100 से विभाजित 100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। अब आप इनका योग कर देंगे तो इनका योग आएगा 217। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 107 पूछा जा रहा है कि यदि प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलने पर 8 + 4 × 5 + 2 - 3 का मान क्या होगा? यानी ये जो आपको दिया गया है कैलकुलेशन, इसमें आप प्लस की जगह पे भाग कर दीजिए और 2 की जगह पर 5 कर दीजिए और 5 की जगह पर 2 और भाग की जगह पर जोड़। ठीक, तो आइए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 8 लिखा आपने, फिर यहाँ पर प्लस था लेकिन आपने उसकी जगह पर भाग किया, फिर उसके बाद 4 था आपने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद इंटू था आपने इंटू लिख लिया, उसके बाद 5 था तो आपको 5 को 2 से रिप्लेस करना था आपने कर दिया, उसके बाद प्लस था आपने प्लस एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद यहाँ 2 था तो आपने इसको 5 से रिप्लेस किया, फिर माइनस था माइनस लिखा, 3 एज इट इज लिखा। अब आपने इसको सॉल्व किया। आपको मालूम है कि बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे तो 4 से जब 8 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, यानी यहाँ 2 आ गया, और 2 में उसके बाद इंटू होगा तो 2 में जब 2 का गुणा होगा तो 4 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गई 4, फिर प्लस 5 है और माइनस 3 है, तो फिर बोर्डमास का नियम क्या कहता है सबसे पहले फिर ऐड कर लेंगे तो 9, 9 में से 3 गया तो रिजल्ट आ जाएगा 6 और यहाँ पर 6 सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108 यहाँ पर भी आपको पूछा जा रहा है कि अगला क्रम क्या होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पहले पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे कि हो क्या रहा है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन इसको आपको क्लियर देखिए। सबसे पहले आपको पैटर्न को पता करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्स बी जेड पहले दिया गया था, उसके बाद आपको वी डी वाई लाना था। तो एक्स में आपने 2 माइनस किया तो वी आया, बी में आपने 2 प्लस किया तो डी आया, और जेड में आपने 1 माइनस किया तो वाई आ गया, और मिला के आपको वी डी वाई। अब वी डी वाई के बाद आपको लाना था टी एफ एक्स। तो इसमें देखिए फिर आपने v में 2 माइनस किया तो t आया, d में बीच वाले में आपने 2 प्लस किया तो f आ गया, और y में आपने 1 माइनस किया तो x आ गया, यानी आपको मिल गया tfx। उसके बाद आपको दिया गया था rhw, तो यहाँ देखिए t होगा, ठीक है, यहाँ t लिखा है, tfx को आपको बदलना है rhw में। तो आपने देखा कि जो ये t है इसमें क्या हुआ, 2 माइनस हुआ तो r आ गया, यानी r के बाद st तो 2 माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पर f में 2 प्लस हुआ तो h आ गया, और x में 1 माइनस हुआ तो w आ गया, तो आपको क्या मिला rhw। अब आपको rhw के आगे की श्रृंखला को फाइंड आउट करना है, तो आप ठीक इसी तरह करिए। r में 2 माइनस किया तो p आ गया, और h में 2 जोड़ दिया तो क्या आ गया, j आ गया, और w में यदि आपने 1 माइनस किया तो v आ गया, तो आपका रिजल्ट क्या बना, pjv। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109, ये प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, गुने में पूछ रहा है। ठीक, तो आइए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर x और y माना गया है, यहाँ पर x और y मानने की आवश्यकता नहीं है। बिना x और y माने आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर आयताकार की बात हो रही है ना, तो आयत में जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है? और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई वो प्रतिशत में दी गई है, यानी कोई हमको किसी का लंबाई और चौड़ाई का कोई स्पेसिफिक मान नहीं दिया गया है, जो भी वैल्यू है प्रतिशत में। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप कुछ मान लीजिए, जैसे आपने लंबाई को 10 कर लिया और चौड़ाई को भी 10 मान लिया, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 100।
क्लियर है? आप देखिए कह रहा है कि लंबाई को 50% बढ़ा दीजिए, तो 10 का 50% क्या होगा? 10 का आधा 5 और उसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर जो चौड़ाई है उसको 20%, यानी 10 का 20% क्या हो गया? 2, तो 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया। और जब 12 और 15 का आपने गुणा किया तो क्या मिल गया आपको? तो 12 पचे 60 और 6 12 6 180। क्लियर है? तो आपको क्या मिला? 180 मिल गया। जब 180 मिला तो आपने देखा कि ये 100 से अब 180 हो गया। क्लियर है? 100 से 180 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालना होता तो आप क्या करते? आप कहते थे कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 100 से बढ़ा। तो 80 बटा में 100 गुणे 100 कर देते तो प्रतिशत आ जाता। यहाँ गुना पूछ रहा है, यानी गुना का मतलब क्या हो गया कि 100 में कितने का गुणा किया जाए कि 180 हो जाए। यही तो 100 में कितने का गुणा किया जाए कि हमारा रिजल्ट 180 आ जाए। तो जब x को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 बटा में 100 ही तो हो जाएगा। तो 180 बटा में 100 करेंगे, 0 0 कट गया और 2 9 18 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा? 9 बटे में 5 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सी विकल्प आंसर है। क्लियर है? देखिए आपने कितने साधारण थे, यहाँ x और y मानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साधारण तरीके से आप इस प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे व्यवहारिक रूप में। यदि आपको रीजनिंग में कोई समस्या इस तरह की और मैथ्स में आ रही होगी तो आप लोग बताइएगा, एक प्रयास किया जाएगा कि अलग से इसके लिए एक श्रृंखला चला दी जाए, ताकि देखिए मैंने आपको बताया है स्ट्रेटेजिक वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आप ये समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होंगे, क्योंकि अगर इन सभी का एक मोटा मोटा एवरेज आप देखेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है ये कवर करते हैं। तो ये और 90 के करीब आपको लाना है, 90 से 100, तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। आइए जरा प्रश्न संख्या 110 को देखते हैं। पूछ रहा है कि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए औसत क्या निकालते हैं? जितनी संख्याएं हों उनका ऐड करते हैं और उनकी जो कुल टोटल मतलब काउंट कर लेते हैं कितनी संख्या, उससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपने क्या किया? 5, 10, 15 और x को ऐड किया और इनकी संख्या टोटल 4 हो रही है, 4 से भाग दिया, यही औसत होता है और उसका मान बराबर 20 बताया गया है। इसको सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट आ गया क्या? 50। ये तो आसान है। अगला देखिए, यहाँ करंट से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। देखिए जहाँ तक करंट की बात है तो करंट में मैंने ई दृष्टि का करंट कवर कर दिया है। इसके अलावा मैंने घटनासार को भी कवर किया है, घटना चक्र को भी कवर किया है। आगे जो भी प्रतिष्ठित मैगजीन आएंगी उनको मैं कवर करा दूंगा ताकि आपका करंट का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा मेरा ये मानना है कि जो भी पढ़िए वो ऑथेंटिक पढ़िए, इसलिए मैं करंट अफेयर्स की उन्हीं मैगजीन को कवर कराऊंगा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन ऑथेंटिक हो, जिसके फैक्ट्स गलत ना हो। मेरा ये मानना है कि कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, अच्छा पढ़ें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111, लेकिन इतना भी कम ना पढ़ें कि गाड़ी फंस जाए। ठीक है, आइए थोड़ा सा माहौल हल्का भी हुआ है बहुत देर से लगातार। और एक चीज जान लीजिए, YouTube में अगर आप देखेंगे तो 140 प्रश्न पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाला केवल और केवल एकमात्र चैनल है, तो वो आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप है। क्लियर है? आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आप भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111, पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 के विजेता राजेंद्र सिंह किस गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़े हुए? तो ये उस समय 2015 का था। इसका जरा नया डेटा आप देख लीजिए। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो 2022 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया वो प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को दिया गया। और किस लिए? तो पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन के लिए। क्लियर है? क्या नाम है प्रोफेसर साहब का? विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट। क्लियर है? याद रखेंगे ये 2022 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 112 पूछा जा रहा है कि 2016 में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वें एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पुराना था, इसमें जरा नया डेटा देख लीजिए। हाँ, यहाँ 2022 का डेटा दिया गया है कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022 का आयोजन यानी GPDRR 2022 का आयोजन ये इंडोनेशिया में होगा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और अगर इसकी थीम पूछी जाए ये तो और महत्वपूर्ण है, तो जोखिम से लचीलापन तक, कोविड-19 परिवर्तित दुनिया में सभी हेतु सतत विकास की ओर। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 113, पूछा जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रथम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? क्योंकि ये प्रथम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रथम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। याद रखेंगे यहाँ पर। अब जरा इसके नवीन सम्मेलन को देख लीजिए, तो जो 2016 में दूसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन हुआ ये भी जयपुर में, यानी पहला और दूसरा दोनों जयपुर में। पहला हुआ था 2015 में और दूसरा हुआ 2016 में। क्लियर है? और जो 2017 में हुआ ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 114, पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने घरेलू गौरैया को राज्य पक्षी के रूप में 2012 में इसको राज्य पक्षी घोषित किया था। उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तो याद रखेंगे दिल्ली में घरेलू गौरैया राज्य पक्षी है। अगला करा प्रश्न संख्या 115 कि यूसुफ अली केचरी का निधन हुआ। ये उस समय के करंट था, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये यूसुफ अली केचरी जो है ये मलयालम कवि थे। इतनी बात बस आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये उस समय के करंट में आया था। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व
लिया वैन लीर का हाल ही में निधन हुआ, ये भी उस समय का करंट है। इनका संबंध किससे है? इजरायली सिनेमा के अग्रदूत के रूप में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि श्री रामायण मानवेषणम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, श्री रामायण मानवेषणम पुस्तक वीरप्पा मोइली साहब के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि 2024 का जो 14 का जो सरस्वती सम्मान है वो कन्नड़ के लेखक और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो श्री रामायण मानवेषणम के लिए। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी थी कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया और किसके लिए दिया गया। अब इसी प्रकार से आप जरा नया डेटा देख लीजिए। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा के एक चर्चित साहित्यकार हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्र। इनको 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान मिला। और ये कब मिला? 4 अप्रैल 2022 को, यानी करंट याद रखेंगे। और उनकी कविता संग्रह का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक, यानी मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 4 अप्रैल 2022 को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 118 पूछा जा रहा है कि सोलर इंपल्स 2 क्या है? तो याद रखिएगा, सोलर इंपल्स 2 सौर ऊर्जा चालित विमान था। ठीक है, यहाँ डी विकल्प आपका सही होगा और ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ये उस समय का करंट था। अगला है, किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना चलाई थी? तो कई बार पुरानी योजनाओं को भी पूछ लिया जाता है। इतनी बात याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी 2015 में, ये उस समय का करंट था। हाँ, अगर कोई भारत सरकार का ऐसा कोई योजना है जो पहले की, तो उसको जरा और डिटेल में याद रखिएगा। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। जो शेर था ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो था, यहाँ ए विकल्प सही होगा। आइए जरा मेक इन इंडिया कार्यक्रम को समझते हैं। सबसे पहली बात कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में आकर यहाँ पर उत्पादन करने के लिए आमंत्रित करना, ये मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य है। दूसरी बात, यानी हम जो सामान लेंगे अगर विदेशी कंपनी से भी, तो उसका प्रोडक्शन भारत में हो, तो वो मेड इन इंडिया की जगह पर मेक इन इंडिया हो गया। क्लियर है? अब इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका लोगो क्या है? शेर। अगला है, प्रश्न संख्या 121 में पूछा जा रहा है कि 2015-16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? 15-16 के समय में अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जरा अटल पेंशन योजना को समझ लीजिए। ये 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना लागू की गई। याद रखेंगे, 1 जून 2015 को। अब ये अटल पेंशन योजना को लागू कौन कर रहा है, यानी इसका क्रियान्वयन कौन सी अथॉरिटी कर रही है? तो याद रखिएगा, पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके तहत जो लोग इसमें शामिल होंगे उनकी एज का क्राइटेरिया क्या है? तो 18 से 40 वर्ष। याद रखिएगा, पूर्व की एनडीए सरकार की जो स्वावलंबन योजना है उसका स्थान लिया है अटल पेंशन योजना ने। क्लियर है? जब 60 साल पूरा हो जाएगा तो इसमें एक जिस प्रकार से आपका अंशदान है उसके हिसाब से 1000 से लेकर 5000 रुपए तक मासिक आपको पेंशन मिलेगी, ये अटल पेंशन योजना। यहाँ प्रश्न संख्या 122 देखिए, पूछा जा रहा है कि 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो देखिए, ये तो उस समय का करंट था, तो ये 2014 में शशि कपूर को मिला था। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 2019 का डेटा दिया गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। इसमें एक और करंट अपडेट देख लीजिए, 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी भी घोषणा कर दी गई है, ये अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा। क्लियर है? 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अभिनेत्री आशा पारेख को। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 123 पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसके तहत दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके तहत जो दुर्घटना बीमा है वो 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान है। यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको विस्तार में देखते हैं। ये जो जनधन योजना है, देखिए योजनाओं से संबंधित भी आपको दिया जा चुका है, कंप्लीट कराया गया है। आप प्लेलिस्ट से उसको कंप्लीट कर लेंगे। योजनाओं के संदर्भ में जो और नए अपडेट हैं उसको भी आपको जल्दी आपके सामने उस पर काम चल रहा है। एक जगह उत्तर प्रदेश की योजनाओं को क्रमशः और उसके बाद जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उनको भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इस योजना को वित्तीय समावेशन के तहत लाया गया और इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा सम्मिलित है। 2021 तक का एक डेटा है कि 46.56 करोड़ लोगों का खाता खुल चुका है। इसमें एक बात और आप याद रखेंगे, इसमें 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है। यानी 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा और 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा। अगला है प्रश्न संख्या 124 पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया? तो याद रखिएगा, ये उस समय का करंट था, ये ब्रिटेन में यहाँ पर 2015 में। अगला है प्रश्न संख्या 125 पूछा जा रहा है कि टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015, यहाँ पर आपको करंट डेटा देखना होगा। टाइम्स की जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, इसको जरा देखिए।
इसमें नंबर 1 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, दूसरे नंबर पे कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान है और तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए है। तो याद रखेंगे टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम। अगला है प्रश्न संख्या 126। पूछा जा रहा है कि नैना नाम से जो नया शहर है वो किस हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के पास। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 127। पूछा जा रहा है कि गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति हुई है। तो याद रखिएगा इसमें गार्जियन एडिटर के रूप में, ये पुराना है, ये 2015 में एक नियुक्ति हुई थी, याद रखिएगा कैथरीन वाइनर का। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 128। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष 7 टीका निवारण रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यानी 7 टीका है और ये रोगों के निवारण के लिए टीकाकरण योजना है मिशन इंद्रधनुष। अब जरा देखिए इसमें 7 टीका किसके लिए लगता है। तो हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी और खसरा के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इस मिशन के तहत जो 7 टीके लगते हैं वो किस किस के हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा ये जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है ये 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 129। पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है। याद रखिएगा यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित इस समय प्रश्न काफी बन रहे हैं, इसलिए आप ये फैक्ट याद रखेंगे। और अगर आपको 2022 का टाइलर पुरस्कार पूछा जाए तो याद रखिएगा एंड्रयू हैंस को प्रदान किया गया, यानी प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए, और 2022 का यह पुरस्कार एंड्रयू हैंस को दिया गया। प्रश्न संख्या 130। पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66A किसका उल्लंघन करती है। तो याद रखिएगा इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय है कि आईटी अधिनियम की धारा 66A अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करती है। ठीक है, क्लियर है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और 19(1) संबंधित किससे है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ठीक है, यानी यहां पर आईटी अधिनियम 66A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का उल्लंघन करती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 131। पूछा जा रहा है कि हाल ही में खाद्य संसाधनों के लिए स्वीकृत 17 मेगा फूड पार्कों में कितने, तो ये पुराना डेटा है, इसको नए डेटा से अपडेट करना होगा। अगला प्रश्न संख्या 132। पूछा जा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखिएगा यह पुस्तक मीरा कुमार के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, किसके द्वारा, मीरा कुमार के द्वारा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये मीरा कुमार कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, और इन्होंने ये जानने की और बाकी आवश्यकता नहीं कि ये किसके समारोह में, बस इतना आप याद रखिएगा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इन्हीं की पुस्तक थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133। अनावश्यक फैक्ट्स को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैमसंग कॉर्पोरेशन भारत में है और एलजी भी भारत में है, यानी यहाँ पर दूसरा और चौथा ये 2 सही हो जाएंगे। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 134। पूछा जा रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो याद रखिएगा मेघालय का जो लोक नृत्य है वो क्या है, लोहो, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो मेघालय की जयंतिया जनजाति हैं वो लोहो या जिसको लाहो के नाम से भी जानते हैं ये लोक नृत्य करती हैं। यदि हम ए विकल्प में लिखे हुए नाटी लोक नृत्य को देखें तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। विकल्प सी में जो बंबू नृत्य है वो मिजोरम से संबंधित है, और डी विकल्प में जो खानतुम है या जो खंतुम कहा जाता है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 135। पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है और कई बार आप जानते हैं, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी लखनऊ में है। क्लियर है, 135 का डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 136। पूछा जा रहा है कि किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी भी फॉर्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होता, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 137। पूछा जा रहा है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा आमदनी पर कर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे कि जो आपकी आमदनी पर जो डकैती डालने की शुरुआत है, मैं एक मजाक में कर रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, वो आमदनी पर जो कर की शुरुआत है ये हर भारतीय का अपना एक दायित्व है कि वो कर का निर्वहन करे ईमानदारी से। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना भी करूंगा कि जल्द से जल्द आपको वो अवसर प्रदान करे ताकि आपकी इतनी आमदनी हो सके कि आप सरकार को उसमें कर देने में सक्षम हो।
137 का सही जवाब होगा विकल्प सी, जेम्स विल्सन। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और ये शुरुआत कब हुई थी? 1860। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 138। पूछा जा रहा है कि लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा लखनऊ बॉय पुस्तक विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 139। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ किया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 140 और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। पूछा जा रहा है कि मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो ऊर्जा संयंत्र है ये यूएसए के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा, यानी यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 का विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए जरा इसकी डिटेल व्याख्या को देखते हैं और अन्य जगहों के जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनमें किस देश का सहयोग है इसको भी देखते हैं। ये जो मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये सबसे पहली बात तो गुजरात राज्य में है और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यदि हम कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये तमिलनाडु में है और रूस के सहयोग से हुआ है, चल रहा है। जैतपुर महाराष्ट्र में है और फ्रांस के सहयोग से स्टैब्लिश हुआ है। यदि हम कोवाड की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है और यूएसए के सहयोग से स्टैब्लिश हुआ। और यदि हरिपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है और रूस के सहयोग से स्टैब्लिश। मीठी वृद्धि जो कि मूल प्रश्न में पूछा गया है गुजरात राज्य में और यूएसए के सहयोग से स्टैब्लिश हुआ है। इस प्रकार 2014 के प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ जो भी और अतिरिक्त फैक्ट्स हो सकते थे जरूरी उनको भी शामिल कराने का प्रयास किया गया। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।